वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका आपके प्लेटफॉर्म RWS सिविल सर्विसेज पर। और मैं तैयार हूँ आपके लिए प्रतिज्ञा बैच की क्लास को लेकर। अब यह बैच आपका सेटल हो गया है, यानी शिफ्ट कर गया है एप्लीकेशन के ऊपर। कल भी आपकी क्लास हुई थी और आज भी आपकी क्लास हो रही है और लगातार आपकी क्लास चलती रहेगी। मंडे टू फ्राइडे यह क्लास आपकी चल रही है। सैटरडे आपका टेस्ट होना है, लेकिन इस सैटरडे नहीं, यानी कल का जो सैटरडे है उसमें आपका टेस्ट नहीं होगा। एक सप्ताह और रुक जाते हैं और देखते हैं कि कितने दूर तक आपका कोर्स बढ़ा है, उसके हिसाब से फिर टेस्ट ले लेंगे। एक सप्ताह में जितने चैप्टर को पढ़ाया जाएगा उतना टेस्ट, उतने दूर का ही टेस्ट लेंगे। एक बहुत अच्छी प्रक्रिया है कि जिसमें कि पढ़ते भी हैं और रिवीजन भी करते हैं। लेकिन ध्यान रखना होगा कि आपको अंतिम सफलता जो मिलती है वह मिलती है आपको मुख्य परीक्षा में। प्रारंभिक परीक्षा में आप सिर्फ क्वालिफाई करते हैं और मुख्य परीक्षा में जब अच्छे मार्क्स आते हैं तो वह आपको सफलता के द्वार पर ले जा कर के खड़ा कर देता है और फिर केवल आप इंटरव्यू दे देते हैं, फाइनल सिलेक्शन आपका हो जाता है। चाहे यूपीएससी हो चाहे यूपीपीसीएस हो, यही प्रक्रिया लगभग लागू होती है। अब यहाँ मैंने जो आज सेशन लिया था, जैसा कि कल भी मैंने बताया था कि आज का सेशन मैं अलग से ले लेता हूँ ये, क्योंकि ये सेशन अगर आज नहीं होगा फिर बाद में टाइम नहीं मिलता है। जब सिलेबस के अंदर एंट्री कर लेते हैं फिर बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाता है कि ऐसा सेशन अरेंज किया जाए, और फिर बच्चे मिस करते हैं इस सेशन को। तो मैं यहाँ पर यह सेशन आपके लिए इसलिए ले रहा हूँ कि ताकि आपके लिए जो मुख्य परीक्षा के प्रश्न अभी आ रहे हैं, आपने देखा कि जो लास्ट डेमो चल रहा था उस दिन भी आपको एक मैंने आंसर लिखने के लिए दिया था। और ये हर बार की समस्या रही है, हर बैच की समस्या रही है कि अगर हम क्वेश्चन बच्चों को अनायास ऐसे लिखने के लिए दे देते हैं तो बच्चे इसको टैकल नहीं कर पाते हैं। और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो सपना लेकर के ही बैठे रह जाते हैं और फिर अंततः वो सोच लेते हैं कि जब तक प्रारंभिक परीक्षा नहीं निकलेगा मुख्य परीक्षा के लिए प्रयास नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनकी कोई सुनने वाला होता नहीं। लेकिन आपके साथ ऐसा नहीं होता है। जो बैच होता है पेड बैच, उसमें हम ऐसा नहीं करते। पहले ही क्लास में, पहले ही कुछ क्लास के दौरान अब तो आपने समझ लिया कि मेरे पढ़ाने का स्टाइल क्या होगा, जिसमें फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट साथ मिल करके चलेगा। इसको हम अलग अलग करके नहीं चलते, और कोई ऐसा अलग होता भी नहीं कि जिसको आप फैक्ट्स कहते हैं, जिसको कॉन्सेप्ट कहते हैं, वो ऐसी कोई अवधारणा होती नहीं। ये बिठा दिया गया है इसलिए कि जो वन डे एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, जो वन लाइनर टाइप का पढ़ते हैं, उनको कहा जाता है कि आप केवल फैक्ट्स को पढ़िए, वही एग्ज़ाम में आएगा भी। और हाल के दिनों में जो जॉब का संकट उत्पन्न हुआ, पहले ऐसा नहीं होता था। हाल के दिनों में जो जॉब का संकट उत्पन्न हुआ कि कोई जॉब मिल जाए तो किसी तरह से बेरोजगारी का दंश दूर हो सके, उसके कारण अधिकांश बच्चे हर एग्ज़ाम देने लगे। जो बच्चे अच्छे थे, डिजर्व करते थे, वो भी एग्ज़ाम दे रहे, हर एग्ज़ाम दे रहे, चाहे वनडे का ही कोई एग्ज़ाम क्यों ना। होना भी चाहिए, लेकिन उसने सिविल सेवा की प्रक्रिया को दूषित कर दिया। अब यहाँ पर बच्चे वो भी हैं जो कि राइटिंग के लिए इंटरेस्टेड नहीं है, या उनको बहुत इंटरेस्ट उसमें आता नहीं है, और इंटरेस्ट नहीं होने की वजह से उनकी समझ भी विकसित नहीं हो पाती। लेकिन सिविल सेवा में तो चाहिए, आपको राइटिंग ही चाहिए, और राइटिंग जब तक शार्प नहीं होगा तब तक आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। कई जगह राइटिंग डाइवर्सिफाइड हो जाता है, जैसे कि आप एस्से लिखेंगे, निबंध लिखेंगे, और उसको अगर निरंतर आपने प्रक्रिया जारी नहीं रखी तो अंतिम में जाकर के अच्छा निबंध नहीं लिख पाएंगे और रटा रटाया निबंध लेकर के आ जाएंगे। यह प्रक्रिया सालों भर चलनी है आंसर राइटिंग वाली। इसलिए आज मैं यहाँ पर हाजिर हूँ आपके लिए कि मैं बता पाऊँ कि आंसर राइटिंग जो कल मैंने क्वेश्चन दिया था, परसों क्वेश्चन आपको दिया था, उसके संदर्भ में कि जो आंसर राइटिंग होनी चाहिए था उसके संदर्भ में मैं पहली बार ऐसा करूँगा और अंतिम बार करूँगा। इसके बाद आपको ही लेकर के आगे बढ़ना पड़ेगा कि उस प्रश्न का उत्तर हमें कैसे लिखना चाहिए। एक तरह से यह मॉडल आंसर रहेगा। मॉडल रहेगा कि हर बार जब भी प्रश्न पूछा जाता है उसका उत्तर आपको कैसे लिखना चाहिए या किन सावधानियों का प्रयोग करना चाहिए। जब आप प्रश्न को देखेंगे, कभी भी मुख्य परीक्षा के प्रश्न को देखेंगे, तो वहां पर एक चिंता और भी आपके सामने आती है कि जैसे वही प्रश्न मैं दिखाता हूं कि जो प्रश्न आपने लिखा हुआ था, और वही मैं दिखाऊं कि कैसा प्रश्न था वह। तो प्रश्न तो आपने देखा ही था, यही एग्जैक्ट मैंने स्लाइड आपको दिया था लिखने के लिए। इन स्लाइड में आप देखिए कि यहाँ पर लिखा हुआ है, प्रश्न तो है कि इतिहास के विकास को भूगोल किस प्रकार प्रभावित करता है। क्या आप मानते हैं कि मानव का विकास क्रम भौगोलिक नियतिवाद का शिकार रहा है? अब यहाँ पर लिखा हुआ है क्या आप मानते हैं, एक टर्म आ जाता है, क्या आप मानते हैं कि
क्या आप मानते हैं कि, यानी आपका अपना विचार यहां पर खोजा जा रहा है। और हो सकता है कि लास्ट में आकर के यहां लिखा जाए कि इस प्रश्न के बाद लिखा जाए कि विश्लेषण करें, विश्लेषण करें, या लिखा जाए कि विवरण दें। क्या लिखा जा सकता है? विवरण दें, या विश्लेषण करें मतलब होता है डिस्कस में, क्या होता है मैं आगे सब बताता हूं। विवरण दें, एक होता है आलोचनात्मक परीक्षण करें, परीक्षण करें। दूसरा होगा मूल्यांकन करें, मूल्यांकन करें। ये सब टर्म्स आपके पीछे लगे होते हैं। इसको हम टेल वर्ड कहते हैं। टेल वर्ड यानी पुछल्ला शब्द। इसको क्या कहते हैं? पुछल्ला शब्द कहते हैं। पुछल्ला यानी टेल वर्ड कहते हैं। अब मैं ये चिंता इसलिए व्यक्त कर रहा हूं यहां पर कि अगर यही नहीं सीख लेंगे, और एक क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी लिखने के लिए दिया है, और हर सप्ताह 2 से 3 क्वेश्चन आपके पास लिखने के लिए जाएगा, तो जब तक आप यही नहीं सीख लेंगे, इसलिए मैंने सोचा कि एक क्लास इसमें लगा ही दूं, क्योंकि बाद में फिर देर हो जाएगी। अधिकांश बच्चे अपने उत्तर को खराब कर लेंगे। इसलिए मैं यहां पर हाजिर हूं आपके लिए। इन सभी कठिनाइयों को लेकर के जो टेल वर्ड है, पहले तो वह समझना होगा कि उसका मायने क्या है। दूसरा हमें समझना होगा कि उत्तर हम सही दिशा में लिखते कैसे, सॉरी, क्या क्या सावधानियां हमें बरतने की आवश्यकता होती है उत्तर लेखन के दौरान, कैसे कैसे शब्दों का प्रयोग किया जाना चाहिए, और किस प्रकार से हम क्रमबद्धता से उत्तर लिख पाएंगे। जब हम आंसर लिखने की बात करते हैं, वहां पर कुछ विशेष चीजों को फॉलो करना पड़ता है। मैं सीधे आंसर पर आ जाऊं, या एक क्वेश्चन का उदाहरण देकर के मैं समझाऊं, कि जैसे आपसे कहा जाए कि मानव के, ऐसे क्वेश्चन आपको लिखा जाए कि मानव के विकास क्रम का विश्लेषण करें। अगर आपसे पूछा जाए कि मानव के विकास क्रम का विश्लेषण करें, विश्लेषण करें, पूछा जाएगा आपके मानव के विकास क्रम का विवरण दें, विवरण दें। मानव ने किस प्रकार से प्रकृति की दुरूहता पर विजय प्राप्त करते हुए अपना विकास किया, इसका विश्लेषण करें, या इसका आलोचनात्मक परीक्षण करें, आलोचनात्मक परीक्षण करें। ये सारे प्रश्न आपके हो सकते हैं। सारे प्रश्न, सबके पीछे आप देखेंगे एक टेल वर्ड लगा हुआ है, विवरण दें। एक टेल वर्ड लगा है, विश्लेषण करें। यहां पर लिखा गया है आलोचनात्मक परीक्षण करें। प्रश्न जब भी मुख्य परीक्षा के बनते हैं तो इसी टाइप से बनते हैं। कभी भी देखिएगा तो लगभग ये मानक प्रश्न होगा। कहीं आपके मंतव्य को पूछा जा सकता है, जैसे कि अभी क्वेश्चन जिसको हम लिखने जा रहे हैं वहां पर पूछा गया है। तो सबसे पहले यह समझ लेते हैं कुछ शब्दों में कि आंसर लिखने के दौरान अगर कोई प्रश्न पूछा जाता है तो आंसर लिखने के दौरान किन बातों का हमें ख्याल रखना होगा, जिसकी वजह से हमें अच्छे अंक प्राप्त होंगे। अच्छा अंक प्राप्त करना ही तो उद्देश्य है आपका। मैं भी चैट नहीं देख रहा हूं, ध्यान रखिएगा बच्चे, चैट में अभी नहीं देख रहा हूं। अगर मैं मान लो क्लास समाप्त हो जाती है, चैट में नहीं देख पाता हूं, तो आप मुझे, अब तो आप टेलीग्राम आईडी से जुड़ चुके हैं, आप मुझे व्यक्तिगत तौर पर मैसेज कर देंगे अगर इस क्लास के संदर्भ में कोई दिक्कत होती है तो, या ग्रुप पर आप मैसेज कर सकते हैं। शाम के 8 बजे से 8 से 10 बजे तक 2 मैसेज आप कर सकते हैं। और लगता है कि बहुत इमरजेंसी है तो मुझे व्यक्तिगत तौर पर भी मैसेज कर सकते हैं। उस टेलीग्राम पर आईडी पर मेरा भी डॉक्टर संजन करके RWA करके एक आईडी पड़ा होगा, उस आईडी में जा कर के आप मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं।
तो क्लास के संदर्भ में कोई दिक्कत होती है। अन्य किसी का रिप्लाई पर्सनल मैसेज में नहीं दे पाते हैं, लेकिन मेरे विषय से अगर रिलेटेड कोई पर समस्या है तो उसका मैं ज़रूर रिप्लाई दूंगा। थोड़ा देर से ही, लेकिन होगा ज़रूर। देर का मतलब है कि 7-8 घंटे में आ जाता है। मान लो मैं क्लास में हूँ तो मैं रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जैसे मैं फ्री होता हूँ मैं प्रायोरिटी बेस्ड आपके मैसेज का रिप्लाई करूँगा। आज मैं नहीं देख रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, अभी आप चैट मत कीजिएगा, मैं चाह रहा हूँ कि कुछ समझा दूँ। एक अच्छा उत्तर अगर लिखें, उत्तर लेखन अगर करें, तो उसमें से क्या हमें आवश्यकता होगी, किन चीज़ों को देखने की आवश्यकता होगी, तब जाकर के पता चल पाएगा कि सही उत्तर किस प्रकार से लिखेंगे। अगर उन्हीं क्राइटेरिया को फॉलो करना है, ध्यान रखिएगा, आज जो मैं टिप्स आपको दे रहा हूँ उत्तर लिखने के लिए, यह आप सब दिन यानी पूरे सेशन के लिए याद करके रखिएगा। लेकिन याद करना पड़ेगा, क्योंकि अगर अब मैं टिप्स भी दे दूं, एक समय भी मैं गंवा रहा हूँ। वैसे आप देखो कि थोड़ा सा कोर्स स्लो चल रहा है, अगर मैं बहुत फास्ट चल रहा होता अभी मैं हड़प्पा सभ्यता पर जा चुका होता। लेकिन आप लोग एकदम इनिशियल बच्चे हैं, तो मैं इतिहास की आधारभूत संरचना को समझाने में ही व्यस्त था 3 दिनों तक। वर्चुअली देखा जाए तो कल आपकी क्लास सही ढंग से हो पाई है, जो एक चैप्टर को फिनिश करने के तरफ जाएगा। सोर्स ऑफ हिस्ट्री वाले में तो अभी और क्लास होनी है, जब मैं मंडे आऊँगा लगातार क्लास आपकी चलती रहेगी। तो यहाँ हमने क्या देखा कि अगर किसी प्रश्न को लिखते हैं, या अगर यह कहें कि अच्छे उत्तर लिखने की निशानी क्या है, तो यह कैसे कहेंगे? अच्छे उत्तर की निशानी क्या कहलाएगी? अच्छे उत्तर की, उत्तर का मतलब क्या होगा? आंसर की निशानी क्या होगी? एक चीज और हमें बता देंगे कि जो बच्चे इस कोर्स से जुड़े हुए हैं, उन बच्चों में से कितने एकदम विशुद्ध इंग्लिश मीडियम से, क्योंकि जब इंग्लिश मीडियम के बच्चे होंगे तो उनको इंग्लिश मीडियम में ही उत्तर लिखना पड़ेगा। चेक होने में कोई परेशानी नहीं है। मैटर भी आपको फिर उसी हिसाब से मैं एक्सक्लूसिव तरीके से इंग्लिश में कन्वर्ट करके दे दूँगा, क्योंकि फिर आपके साथ दिक्कत आ जाएगी। अगर आप खुद कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं तो आपके लिए परेशानी होगी। कि अलग से जो देखो बोर्ड पर क्या होता है, छोटी छोटी चीज़ों को लिखते हैं तो उसको एकदम से कन्वर्ट करके अंग्रेजी में देना हूबहू बड़ा मुश्किल है। जो शब्द हैं उनको वहाँ लिखा जा सकता है, शब्द के मायने लिखे जा सकते हैं, लेकिन लाइन बाय लाइन फिर अंग्रेजी में डालेंगे तो शायद ट्रांसलेशन अच्छे से होगा ही नहीं। इसलिए अब जो थ्योरेटिकल पार्ट होगा उसको मैं अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके दे दूंगा आपको, और आपके पास चला जाएगा। लेकिन उसके लिए मुझे थोड़ी सी सहायता की ज़रूरत होगी। कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको कि तुरंत सहायता की ज़रूरत होगी, मुझे बता देंगे, क्योंकि मैं कंसर्न रखता हूँ आपके लिए। मैं चाहता हूँ कि हर प्रकार की समस्या का समाधान कर पाऊँ। अब अगर हम कहें कि अच्छे आंसर की क्या निशानी होती है, हम किसको कहते हैं एक अच्छा आंसर है, किसको हम कहेंगे कि यह बहुत बेहतरीन आंसर है? यह आंसर सबसे अच्छा क्या होगा? पहला जो सिद्धांत इसका लागू होता है वह होता है प्रश्न की मांग से निकटता बनाए रखना। मांग से निकटता बनाए रखना। अब जो इसी प्रश्न की मांग होगी उससे हम एकदम से निकटता बनाए रखेंगे। एकदम से निकटता का मतलब क्या होगा? अगर पूछा जा रहा है कि आप गाय के बारे में परिचय दीजिए, या आपसे ही पूछा जाता है कि आप अपना परिचय दें, अपना इंट्रोडक्शन दें। अगर आपसे पूछा जाए कि आप अपना नाम बताएं, देखो मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर आपसे पूछा जाए कि आप अपना नाम बताएं तो आप क्या कहेंगे? मेरा नाम ABC है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, अपना परिचय दीजिए, मैं लिख देता हूं। यदि पूछा जाए, यदि पूछा गया हो कि आप अपना नाम बताएं, आप अपना नाम बताएं। अगर यह पूछा जाता है कि आप अपना नाम बताएं, यहां पर हमें क्या करना है? इस फॉर्मूला को लागू करना है, और वह फॉर्मूला है कि प्रश्न की मांग से निकटता बनाए हुए रखना। अब प्रश्न क्या पूछा गया कि आप अपना नाम बताएं। क्या यहां बताना है कि मेरा नाम क्या है? मेरा नाम सोहन कुमार है। ठीक है जी,
सोहन कुमार है। बस ना, प्रश्न पूछा ही गया है कि अपना नाम बताएं, कुछ नहीं और पूछा गया है। क्या पूछा गया है? आप अपना नाम बताएं। यहां अनिवार्यतः हम केवल अपना नाम ही बताएंगे। और अगर आपसे पूछा जाता है टर्म 1 हो गया, मान लो टर्म 1 हो गया, और अगर टर्म 2 में पूछा जाता है, 2 में, कि आप अपना इंट्रोडक्शन दें, अगर आपसे पूछा जाता है कि आप अपना इंट्रोडक्शन दें, आप अपना सामान्य परिचय दें, अगर पूछा जाएगा कि आप अपना सामान्य परिचय दें, तो क्या केवल हम नाम बताएंगे या सब कुछ बताएंगे? शुरुआत कहां से करेंगे? मेरे नाम से, पुत्र क्या है, पिता क्या है, गांव क्या है, शहर क्या है, जिला क्या है, सारी बातें, शिक्षा दीक्षा, जितनी भी बातें हैं सबको यहां कहना होगा। यहां पर क्या होगा? नाम के साथ संबंधित व्यक्ति के सभी पहचान, रुचियों एवं कार्यों की चर्चा करना, रुचि एवं कार्यों की चर्चा करना। मैं एकदम लेमैन की भाषा में बता रहा हूं, एकदम लेमैन की भाषा में। अभी मैं प्रश्न पर ही आ जाऊंगा, एक समझाने के लिए कि क्या करना चाहिए। 2 उदाहरण आपके पास है, तो ऐसे तो लिखने की जरूरत नहीं होती है यहां पर, लेकिन फिर भी मैंने लिखा कि अगर आपसे पूछा जाता है कोई प्रश्न, तो प्रश्न लिखने की सबसे बड़ी खासियत होती है कि आप प्रश्न की डिमांड के आसपास ही रहे, जो प्रश्न पूछ रहा है उसके आसपास ही रहे, यह नहीं कि कुछ भी लिख करके चले आए। समस्या यही होती है, अधिकांश लोगों की यही समस्या होती है, और वह कुछ भी लिख करके आ जाते। शुरुआत कहां से करेंगे, अंत कहां होगा, कोई आइडिया नहीं होता है। इस वजह से नंबर भी कटते हैं, और जितने उचित तथ्य होने चाहिए उतने वो लिख भी नहीं पाते। तो पहला डिमांड क्या हो गया कि प्रश्न की मांग से हमें निकटता बना के रखना है। ठीक है जी, इंपॉर्टेंट हो गया, प्रश्न की मांग से निकटता बनाए रखना। दूसरा क्या इसमें हम डाल सकते हैं? दूसरा हो सकता है कि प्रश्न की मूल मांग से संदर्भित सभी पॉइंट्स को, सभी बिंदुओं को स्पष्ट करते हुए लिखना, बिंदुओं को स्पष्ट तथा उदाहरण सहित लिखना, स्पष्ट तथा उदाहरण सहित लिखना। क्या देखा हमने? प्रश्न की मूल मांग से संदर्भित सभी बिंदुओं, जितने बिंदु हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 पॉइंट कुछ होगा ना। अगर 5 पॉइंट है तो 5 पॉइंट में सबसे महत्वपूर्ण बिंदु को सबसे पहले लिखते हुए सभी पॉइंट्स पर प्रकाश डालना, और साथ ही साथ एग्जाम्पल भी देते चले जाना। अगर एग्जाम्पल नहीं देंगे तो उत्तर अच्छा नहीं होगा। एग्जाम्पल देंगे तभी हमारा उत्तर अच्छा हो पाएगा, अदरवाइज हम अच्छा उत्तर नहीं लिख पाएंगे। ये तय है कि प्रश्न की मूल मांग से संदर्भित सभी बिंदुओं को स्पष्ट तथा उदाहरण सहित लिखना। और क्या तीसरा मांग हो जाएगा? तीसरा डिमांड हो जाएगा यहां पर कि सारगर्भित रूप से इसको हम क्या कहते हैं? सारगर्भित रूप को कहते हैं टू द पॉइंट, अपनी बातें रखना, यानी हम कह सकते हैं कम से कम शब्दों में स्पष्ट रूप से अपने या अपनी बातों को लिखना, क्या करना कि सारगर्भित रूप से टू द पॉइंट, अपनी बातें रखना, कम से कम शब्दों में स्पष्ट रूप से।
अब ये बातें अभी आपको समझ में नहीं आएंगी, इसलिए नहीं आएंगी क्योंकि कम से कम शब्द क्या होता है। तो जब भी आप मुख्य परीक्षा के प्रश्न को देखेंगे तो वहां एक बाउंडेशन लगाया जाता है कि आपको 125 वर्ड में लिखना है या 200 वर्ड में लिखना है, अगर आप यूपीपीसीएस जाते हैं तो। और अगर आप यूपीएससी जाते हैं तो वहां आपका प्रश्न 250 अंक का हो जाता है, 250 शब्द कहा जाता है। तो एक बाउंडेशन लगाया गया है कि आपको 150 125 शब्दों में या 200 शब्दों में या 250 शब्दों में अपनी बात रखनी है। अब बातें तो बहुत सारी हो जाती है, तथ्य तो बहुत सारे हो जाते हैं। आप इतना पढ़ते हैं और इतना पढ़ते हैं, उसमें से कहता है कि उन सभी चीज़ों को केवल 200 वर्ड में लिखिए। ना कठिन बात, बिल्कुल कठिन बात है। तो यही तो हमें स्किल डेवलप करना होता है, यहीं पर हमें एक बार में सफलता नहीं मिलती है, बार बार हमें लिखना होता है। इसीलिए तो मुख्य परीक्षा पर मैं आज स्पेशल सेशन पहले ही लेके आया हूँ, ताकि अभी से आप तैयार हो पाए, क्योंकि मैं मुख्य परीक्षा का प्रश्न देना शुरू कर चुका हूँ। अभी लगातार क्वेश्चन आएगा, और अगर आपने मेहनत नहीं करी, क्योंकि जानते हैं कि दिसंबर में इस बार 2026 का एग्जाम होना है। 2027 के बच्चे हैं वो तो थोड़ा सा ढीलापन बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन जो 2026 के बच्चे हैं, एक सपना लेकर के उन्होंने तैयारी प्रारंभ की है, उनके लिए कोई मौका नहीं। जो कोर्स सब्जेक्ट है, जिसकी पढ़ाई हमने अभी शुरुआत करी है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, ज्योग्राफी है, साइंस है, ये कोर्स सब्जेक्ट है। इसकी ही क्लास हमने लगाई है। ये क्लास चलेगी, लगभग 6 से 8 महीने तक क्लास चलती रहेगी। तो इस दौरान आपको क्या करना है, हर हालत में कोर्स सब्जेक्ट को प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों दृष्टिकोण से तैयार कर लेना है। हर हालत में, हर हालत का मतलब हर हालत, छूटना नहीं चाहिए, नहीं तो फिर ये साल आपका मिस कर जाएगा। तो पहला जो प्रयास है, हम अभी से शुरुआत करेंगे, यह नहीं देखेंगे कि हम नए हैं पुराने हैं। ध्यान रखिएगा, इस मामले में गलतफहमी में मत रहिएगा, क्योंकि अभी लगभग 20 आवर, जब मैं क्लास की शुरुआत कर चुका हूँ ना, जैसे सोर्स ऑफ हिस्ट्री वाला पार्ट खत्म होगा तो अभी आपका 20 आवर, 20 घंटे एनसीईआरटी भी तो पढ़ना है। न्यू एनसीईआरटी पढ़ेंगे, ओल्ड नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ओल्ड फिर बहुत अधिक लेंदी हो जाएगा। ओल्ड की सारी बातें मैं मेन कोर्स में शामिल कर दूंगा। हमें एनसीईआरटी भी तो पढ़ना है, अभी बहुत काम बाकी है और इतना टाइम नहीं है कि सब चीज़ को लेकर के चल पाए। तो आप मेरे साथ चलिएगा, बस जैसे मैं निर्देशित कर रहा हूँ वैसे करिएगा, क्योंकि सबसे लेंदी पेपर अगर है कोई तो हिस्ट्री ही है। यहाँ 4-5 सब्जेक्ट एक साथ जुड़ जाते हैं। तो हमने क्या देखा कि प्रश्न की मूल मांग से संदर्भित सभी बिंदुओं को स्पष्ट तथा उदाहरण सहित लिखना, सारगर्भित रूप से अपनी बातें रखना, जिसमें हम कहेंगे कि कम से कम शब्दों में स्पष्ट रूप से अपनी बातों को लिखना, कम से कम शब्दों में, निर्धारित शब्दों में ही अपनी बातें कहना। चौथा पॉइंट हो जाएगा उत्तर के साथ भूमिका, यानी इंट्रोडक्शन, इंट्रो, तथा निष्कर्ष जरूर शामिल करना, निष्कर्ष जरूर शामिल करना। यह हमें अवश्य करना चाहिए कि उत्तर के साथ हमें भूमिका भी लिखनी चाहिए। भूमिका क्या होता है, निष्कर्ष क्या होता है, कैसे लिखा जाता है, मैं अभी थोड़ी देर में लिख करके ही बताऊंगा। यहाँ इंट्रो क्या होता है, भूमिका क्या होता है, तो भूमिका का तात्पर्य है 3 से 4 लाइन में अपनी बातों को इस प्रकार से लिख देना, इस प्रकार से लिख देना ताकि परीक्षक को यह ज्ञात हो सके कि आगे के उत्तर में क्या कहा जाना है, आगे के उत्तर में क्या कहा जाना है। और दूसरा जो होता है, एक होता है निष्कर्ष यानी कंक्लूजन। यहां होता है कि जो बातें उत्तर में लिखी
जो बातें उत्तर में लिखा जा चुका है, लिखा जा चुका है, उसे हम क्या करते हैं, जा चुका है उसे संक्षेप में पुनः लिखना ताकि उत्तर में पूर्णता दिख सके, ताकि उत्तर में पूर्णता दिख सके, उत्तर क्या हो सके, पूर्ण दिख सके, फुल दिख सके। जैसे आप मान लो कि लिख करके बीच में ही छोड़ दोगे तो परीक्षक को पता ही नहीं चलेगा कि आंसर कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ। अब एक आंसर लिखते हैं तो ठीक है, वहां तो पता भी चल जाएगा, लेकिन यहाँ तो 20 क्वेश्चन का सेट आपको लिखना है। 20 क्वेश्चन के सेट में जब तक आप कंक्लूजन नहीं डालेंगे तब तक परीक्षक को ये पता ही नहीं चलेगा कि आपने उत्तर को समाप्त कर दिया है। इसलिए इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन डालना बेहद आवश्यक होता है। ध्यान रखिएगा, ये क्लास आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि अब से हम लोग उत्तर लेखन की भी शुरुआत साथ करेंगे। मैं मंडे या ट्यूसडे तक आपको जितने भी पूर्व वर्षों के प्रश्न आए हुए वह भी मैं पहले ही आपको दे दूंगा, क्योंकि सोर्स ऑफ हिस्ट्री वाला भाग जब लिटरेरी सोर्स वगैरह में जाएंगे, यानी साहित्यिक सोर्स में जाएंगे, तो वहाँ पर सबसे पहले उसी की ज़रूरत होगी कि देख पाएँ कि कैसा क्वेश्चन पूछा गया है। और मैं मानता हूँ कि शायद सोर्स ऑफ हिस्ट्री में जो साहित्यिक सोर्स है, लिटरेरी सोर्स है, उसको पढ़ते पढ़ते आप बहुत सारे क्वेश्चन को लिखने की स्थिति में आ जाएंगे। तो आज तक 2018 से लेकर के 2024 तक जितने भी मुख्य परीक्षा के प्रश्न आए हैं उसको इंग्लिश और हिंदी दोनों में कन्वर्ट करके आपके पास दे दिया जाएगा। उसको आप अपने पास रखिए, जब जैसी ज़रूरत होती है जिस चैप्टर के हिसाब से आप उसको देखते रहिए और क्वेश्चन लिख करके भेजते भी रहिए। आपका क्वेश्चन डिजिटली चेक हो जाएगा। मैं बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चन आपको कहाँ भेजना है। ठीक है जी, 3-4 लाइन में अपनी बातों को इस प्रकार से लिख देना ताकि परीक्षक को यह ज्ञात हो सके कि आगे के उत्तर में क्या कहा जाना है। निष्कर्ष जरूर डालेंगे। निष्कर्ष का मतलब है जो बातें उत्तर में लिखी जा चुकी है, लिखा जा चुका है, उसी को हम समराइज करके डाल देते हैं, संक्षिप्त करके डाल देते हैं, ताकि पता चल पाए कि आंसर हमारा पूर्ण हो जाए। और एक 5वां पॉइंट जो होगा वह होगा कि यथास्थान उछल्ले वर्ड यानी टेल वर्ड के हिसाब से अपने उत्तर के तथ्य एवं विश्लेषणात्मक समझ को व्यवस्थित कर लिखना है। विश्लेषणात्मक समझ को यथास्थान टेल वर्ड के हिसाब से अपने उत्तर के तथ्य तथा विश्लेषणात्मक समझ को प्रदर्शित करना। विश्लेषणात्मक समझ को प्रदर्शित करना, विश्लेषणात्मक समझ को प्रदर्शित करना। अब टेल वर्ड क्या है अभी मैं बताता हूं। टेल वर्ड के हिसाब से ही आंसर आगे बढ़ेगा। अगर कहेगा विश्लेषण करें और विश्लेषण करने में क्या हमें जरूरत होगी उसको ध्यान में रखते हुए लिखना है। अगर कहा जाएगा विवरण दें किसी भी प्रश्न में, तो विवरण का मतलब क्या है उसके मायने को समझते हुए हमें उत्तर लिखना होगा। यदि कहा जाएगा कि आलोचनात्मक परीक्षण करें तो आलोचनात्मक परीक्षण के हिसाब से ही हमें लिखना होगा, अन्यथा आपका आंसर क्या होगा, अप टू मार्क नहीं माना जाएगा। एक औसत मार्क्स आ जाएगा लेकिन बढ़िया मार्क्स आपका प्राप्त नहीं हो पाएगा। इन बातों का ध्यान रखेंगे। इस क्लास को अगर एक बार में आप नहीं समझ पाते हैं तो आप दोबारा भी देख लीजिएगा, तब जाकर के आपकी इस जीवन में स्पष्टता आ जाएगी। और इसको यहीं देखिएगा, इसलिए मैंने इसको शुरू में डाल दिया क्लास को। ये अगर 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन लिखने के बाद डालता तो आपका समय वहां तक बर्बाद होता और आप इसको अच्छे से टैकल नहीं कर पाते। ठीक है बच्चे, यहां तक क्या करना है ये मैं बात कर रहा हूं, कैसे करना है उसकी चर्चा मैं सेकंड भाग में अभी करने जा रहा हूं।
तो हमने क्या देखा, यथास्थान टेल वर्ड के हिसाब से अपने उत्तर के तथ्य एवं विश्लेषणात्मक समझ को प्रदर्शित करना। जैसा टेल वर्ड होगा वैसा ही विश्लेषण होगा। अर्थात हम कह सकते हैं, तात्पर्य इसका क्या हो गया, तात्पर्य हो गया कि जैसा टेल वर्ड होगा वैसा ही विश्लेषण भी होगा। जैसा टेल वर्ड होगा ठीक वैसा ही विश्लेषण होगा। क्लियर है यहां तक? अब टेल वर्ड है क्या, अब टेल वर्ड में जरा उसको देख लेते हैं। 2-4 शब्द मैंने रखे हुए हैं आपको समझाने के लिए। अब फिर मैं एक आंसर को ड्राफ्ट कर दूंगा आपके सामने ताकि आप लिखने में सक्षम हो जाए। यह ऐसी क्लास पहली और अंतिम क्लास होगी। अगर कोई बच्चा जैसे आपसे ही पूछता है टेलीग्राम ग्रुप पर कि कैसे अच्छा उत्तर लिखे, तो आप रेफर कर दीजिएगा कि आप 5वां नंबर क्लास देख लेना, 5th नंबर क्लास देख लेना। 3 क्लास यूट्यूब पर हुई थी, 1 क्लास आपकी कल ऐप पर हुई है और आज दूसरी क्लास एप्लीकेशन पर है। 5वां क्लास कुल मिला करके है और 5वां क्लास में हमने डिस्कस कर लिया है कि कैसे उत्तर लिखा जाए। अब टेल वर्ड है क्या, टेल वर्ड की संरचना अगर देखें, टेल वर्ड की संरचना और यहां पर हमने क्या किया है, थोड़ा सा पीडीएफ का प्रयोग कर लिया है। आपके पास दोनों मिल करके चला जाता है, एक तो ये पीडीएफ जाता है और एक हैंड रिटेन पीडीएफ जाता है। हैंड रिटेन पीडीएफ में आप व्हाइट पेज पर A4 साइज में सभी कुछ लिख करके आपके पास चला जाता है। तो हैंड रिटेन पीडीएफ में ये सब बातें लिखी रहेंगी। मैं यहां पर आपको समझाता हूं, तो उसके लिए मैंने पीपीटी का प्रयोग कर लिया है। पीपीटी से आपको लिखना चाहें तो आप लिख लीजिएगा, बाद में भी लिख सकते हैं, नहीं तो हैंड A4 साइज में आपका चला ही जाएगा, वहां से भी आप लिख सकते हैं। ध्यान रखिएगा, क्लास में जो भी बातें कराई जाती है उनको नोट डाउन करना आवश्यक है। या तो क्लास के साथ करना आवश्यक है, आज क्लास के साथ कर सकते हैं तो मच बेटर है, नहीं है तो बाद में पीडीएफ देख करके आप लिखिए। अगर आप चाहते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, कुछ वर्किंग लोग भी हैं, मैं लिख नहीं पाता हूं, तो आप उसका प्रिंट आउट निकाल करके आपके पास रखिए। लेकिन केवल पीडीएफ पढ़ करके काम नहीं चलाना है, आपको क्लास देखना चाहिए। क्लास देखने के बाद ही आप कोई डिसीजन लें या पीडीएफ पढ़ें। एक बार क्लास तो आपको देखना ही चाहिए, मेरा आपसे अनुरोध होगा। अब टेल वर्ड की संरचना देखें तो कैसी है, तो टेल वर्ड की संरचना यहां से हमें पता चल पाएगा कि टेल वर्ड की संरचना कैसी है। जैसे प्रश्नों के पुच्छ शब्द क्या है, तो पुच्छ शब्द यानी टेल वर्ड कैसा है, तो एक टेल वर्ड यहां आप देखिएगा लिखा हुआ है कि पहला टेल वर्ड है व्याख्या करिए या एक्सप्लेन, स्पष्ट कीजिए। ये 2 शब्द आपको दिखाई देगा जब भी आप आंसर लिखने के लिए बैठेंगे आयोग के द्वारा या कहीं पर प्रैक्टिस में, तो आपको ये शब्द पीछे यानी प्रश्न के पीछे लगा हुआ दिखाई देगा, जो क्या कहता है, या तो लिखा रहेगा कि व्याख्या करिए या लिखा रहेगा स्पष्ट कीजिए। व्याख्या किया हुआ रहे तो उसके आगे एक्सप्लेन लिखा रहेगा, स्पष्ट कीजिए लिखा रहेगा तो यहाँ क्लेरिफाई लिखा जाएगा। बात दोनों एक ही है, खाली लिखने का संदर्भ अलग अलग है। अगर ये दोनों आता है कि चाहे व्याख्या करें या स्पष्ट करें, तो दोनों का डायरेक्शन एक ही जैसा होगा। कैसा डायरेक्शन होगा, जब प्रश्न में व्याख्या करने को कहा जाए तो आपका उद्देश्य विषय को सरल भाषा में केवल समझाना भर होता है। जो विषय है उसको सिंपल भाषा में आराम से समझाइए। जितने भी तथ्य उसके साथ जुड़े हुए हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट जुड़े हुए हैं, उनको साथ लेके समझाइए। सबसे आसान प्रकृति का यही प्रश्न होता है और यूपी पीसीएस में जनरली ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसके पीछे का टेल वर्ड यही रहता है कि विवरण दें, स्पष्ट करें, बस इतना ही रहता है। ये खासियत है यूपी पीसीएस की, लेकिन यूपीएससी में नहीं रहता है। यूपीएससी में आलोचनात्मक परीक्षण जैसे शब्द भी डाल दिए जाते हैं। इसमें क्या करना है, यहां पर क्या, क्यों और कैसे पर ध्यान देना है। यानी प्रश्न को हम प्रश्न उत्पन्न करते हुए अगर हम लिखते हैं तो ज्यादा बढ़िया होगा, उससे बातें स्पष्ट तरीके से आप लिख पाएंगे। यथास्थान माइंड मैप का भी प्रयोग करें। दृष्टिकोण क्या होना चाहिए, जटिल अवधारणाओं को आसान शब्दों में तोड़ें और जहां आवश्यक हो एग्जाम्पल जरूर दें। ये बहुत मस्ट है,
भी आई है, इस बात को याद रखिए कि जहां जरूरत होगा एग्जाम्पल आपको देना पड़ेगा। उदाहरण नहीं देंगे तो आंसर गोलमोल हो जाएगा। पहले दिन से आदत डालिए कि हम एग्जाम्पल देते हुए, उदाहरण देते हुए बनाएंगे। जैसे कहा जाता है कि मान लो कि बोर्ड का रंग काला है। अगर मैं लिखता हूं एक शब्द कि बोर्ड का रंग काला है, तो स्पष्ट करना पड़ेगा कि काला चीज होता क्या है। कौन सा एक सा एग्जाम्पल दे देंगे। जैसे हम कहते हैं उसका जो रात जो है, काली अंधेरी रात, काली अंधेरी रात। अंधेरी रात कैसी? एकदम डार्क। ये विशेषण के तौर पर यानी एग्जाम्पल के तौर पर हमें उसको देना पड़ता है अगर कोई फैक्ट्स है तो। ठीक है, क्या, क्यों और कैसे में इसका उत्तर देना है। दूसरा है, आपसे अगर प्रश्न पूछा जाता है दूसरे प्रकार का, तो यहां प्रश्न पूछ दिया जाएगा कि चर्चा करें, एक डिस्कस ऐसे करके प्रश्न रहता है। एक कुछ टेल वर्ड होता है, डिस्कस करें, चर्चा करें। ये भी कमोबेश पहले की ही प्रकृति का टेल वर्ड है। यहां पर भी बहुत जटिलता नहीं होती है। चर्चा करने का मतलब होता है कि सामान्य जानकारी आपको प्रस्तुत करना है, विशेष जानकारी देने की जरूरत यहां पर नहीं है। एक सामान्य जानकारी आप प्रस्तुत करेंगे, काम हो जाएगा। यह सबसे व्यापक पुच्छ शब्द है। इसमें आपको विषय के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालना होता है। क्या करना है? विषय के पक्ष, विपक्ष, कारण, प्रभाव सभी को इसमें शामिल कर लेना है। दृष्टिकोण क्या रखना है? यह एक बहस की तरह होना चाहिए जिसमें आप अंत में एक संतुलित निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। डिस्कस का ही मतलब बहस होता है, आपस में परिचर्चा करना। परिचर्चा करना का मतलब सबके तर्क अलग अलग होंगे। यहां एक बात का ख्याल रखना है कि आपको सभी पक्ष स्पष्ट होने चाहिए, लेकिन वायस्ड नहीं होना चाहिए। यहां आपका मत नहीं पूछा जा रहा है। यह नहीं पूछा जा रहा है कि आपके विचार से क्या होना चाहिए। यहां पर कहा जा रहा है कि जो सामान्य जानकारी है, चाहे पक्ष की जानकारी हो, विपक्ष की जानकारी हो, उसको सामान्य तौर पर आप रख दीजिए और कुछ मत कीजिए। अगर आपसे पूछा जाता है कि अपने विचार को व्यक्त करिए, तब अपने विचार को आप व्यक्त करते, उसके बाद मतलब कि विचार करते हुए, स्पष्ट करते हुए, डिस्कस करते हुए अपने विचारों को व्यक्त करें। तो सिर्फ केवल सारा मैटर देने से काम नहीं होता, बल्कि उसके स्थान पर आपको, उसके साथ आपको अपने विचार भी देने होते कि क्या सही है क्या गलत है। विचार तो यहाँ पर भी देंगे, लेकिन यहाँ पर आप संतुलित विचार देंगे, जो व्यवहारिक विचार है वही देंगे। आपका मत यहाँ बहुत मायने नहीं रखेगा। फिर एक आता है टेल वर्ड, आलोचनात्मक परीक्षण करें या मूल्यांकन करें। एक टेल वर्ड यह आ जाएगा कि आलोचनात्मक परीक्षण करें या मूल्यांकन करें। मूल्यांकन करें, क्रिटिकली एग्जामिन या इवैल्यूएट है। जहां आलोचना का अर्थ केवल बुराई करना नहीं, बल्कि गुण और दोष दोनों की परख करना है। आलोचनात्मक परीक्षण करने का मतलब है कि हम केवल उसके कमियों पर प्रकाश नहीं डालेंगे। आलोचनात्मक परीक्षण का मतलब है कि हम उसकी अच्छी बुराई दोनों बातों को साथ रखेंगे। उसी को हम कहते हैं वैल्यूएशन करना, यानी मूल्यांकन करना। यानी किसी भी पहलू के सही और गलत दोनों पक्षों को देखेंगे और यह बताएंगे कि सही पक्ष ज्यादा बढ़िया है या गलत पक्ष अधिक अच्छा है। जैसे आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है कि गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है, आलोचनात्मक परीक्षण करें। अगर आपसे एक प्रश्न पूछ लिया जाए यहां पर कि गुप्त काल को, या ऐसे कर सकते हैं, गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है, स्वर्ण युग कहा जाता है। अब ये स्वर्ण युग क्या है मैं आगे बताऊंगा। यानी गोल्डन एज कहा जाता है, कहा जाता है। इसका क्या करें जाता है, इस तथ्य का या इसका आलोचनात्मक परीक्षण करें, नात्मक परीक्षण करें। इसका क्या करें, आलोचनात्मक परीक्षण करें 200 वर्ड में। यह अभी आपको लिखना नहीं है, मैंने सिर्फ उदाहरण दिया कि आलोचनात्मक परीक्षण का क्या मतलब हो जाएगा। क्या कहा गया, आलोचनात्मक परीक्षण। यहां आलोचना का अर्थ केवल बुराई करना नहीं,
बल्कि यहाँ पर अच्छी बुरी दोनों बातों को लिखना है और फाइनल निष्कर्ष प्राप्त करना है कि आंसर में मूल बातें क्या थी या क्या किस डायरेक्शन में यह आंसर चला जाएगा। इस प्रकार से यह आंसर आपका पूरा हो जाएगा। फिर लिखा गया, यहां आलोचना का अर्थ केवल बुराई करना नहीं है बल्कि गुण और दोष दोनों की परख करना है। क्या करना है? कथन की सत्यता की जांच करें कि कथन क्या कह रहा है, क्या यह वास्तव में आलोचना का पात्र है या वास्तव में समालोचना का पात्र है। समालोचना मतलब आलोचना और उसकी अच्छी बातों को प्रकाशित करना। तो समालोचना, सम आलोचना, इसको हम कहते हैं समालोचना। इसके सकारात्मक नकारात्मक दोनों पक्षों को साक्ष्य के साथ प्रस्तुत करें, फैक्ट्स के साथ प्रस्तुत करें, अन्यथा क्या होगा? आंसर बायस्ड दिखेगा, गोलमोल हो जाएगा। देखे, कहते हैं कि एक कहा गया कि एक क्वेश्चन पूछा गया, समझिएगा इसको। प्रश्न पूछा गया कि पानीपत का युद्ध, पानीपत के युद्ध का विवरण दें, या पानीपत के तृतीय युद्ध का विवरण दें, युद्ध का विवरण दें। मान लो एक प्रश्न पूछा गया कि पानीपत के तृतीय युद्ध का विवरण दें। पानीपत एक लड़ाई जगह का नाम है, हरियाणा के पास है। वहां पर बहुत सारी लड़ाइयां हुई है मध्यकालीन भारत। अब एक बच्चा है जिसको कुछ पता नहीं और ये पता है कि युद्ध जो होता है दो राजाओं के मध्य होता है। अब बच्चा क्या करता है? सारगर्भित आंसर नहीं लिख पाता है। वो क्या लिखेगा? एक बच्चा जो सारगर्भित आंसर लिखना नहीं जानता है वो क्या करेगा? लिखना शुरू करेगा, पानीपत की लड़ाई दो राजाओं के मध्य हुई थी। पानीपत की लड़ाई में दोनों राजा हाथी पर सवार होकर आए थे। पानीपत की इस लड़ाई में दोनों राजा हाथी पर सवार होकर आए थे और हाथी की ऊंचाई 8 फीट हुआ करती थी। पानीपत की लड़ाई में दोनों राजाओं के हाथ में तलवार, भाले, धनुष, तीर, बंदूक सब था। हाथी एकदम से, उसके दांत बहुत बड़े बड़े थे। पानीपत के तृतीय युद्ध में एक राजा ने दूसरे राजा पर गोली चलाई या तीर चलाई। पहला राजा घायल हो गया, फिर दूसरे राजा ने उस राजा पर तीर चलाया, यह राजा घायल हो गया और अंततः लड़ते लड़ते दोनों राजा युद्ध मैदान में मारे गए। इस प्रकार से हम जान सकते हैं कि पानीपत की तृतीय लड़ाई हुई थी। क्या आंसर हुआ? ये आंसर तो लिखा, पानीपत की तृतीय लड़ाई के बारे में लिखा, बात तो कमोबेश यही हुई होगी, लेकिन आंसर क्या हो गया? गोलमोल हो गया, तथ्य से भटक गया। आपने क्या लिख दिया? कुछ भी लिख दिया जिसका कोई मतलब नहीं है पानीपत के युद्ध से। आपने पानीपत के युद्ध को राजाओं का युद्ध बना करके छोड़ दिया। क्या होगा? आंसर ठीक नहीं बैठा। यहां हमें क्या करना होगा? हर हालत में यहां पर कथन की सत्यता की जांच करनी होगी, इसके सकारात्मक नकारात्मक दोनों पक्षों को साक्ष्य के साथ प्रस्तुत करना पड़ेगा, एग्जाम्पल के साथ देना पड़ेगा। दृष्टिकोण क्या होगा? और अंत में अपना एक निष्पक्ष मत जरूर देना है, यानी फेयर जजमेंट देते हुए आंसर को कंक्लूड करना है। किसी भी आंसर में मैंने पहले ही कहा कि भूमिका और निष्कर्ष दोनों पार्ट शामिल होता है। इसे तो हम शामिल करेंगे ही करेंगे। ठीक है जी, ध्यान से पढ़िएगा इस चीज को। फिर हम देखते हैं एक कि विश्लेषण करिए। एक प्रश्न और भी आता है, एक टेल वर्ड आता है अक्सर, जिसमें कहा जाता है कि आप एनालाइज करिए। एनालाइज, विश्लेषण करिए। विश्लेषण का अर्थ है किसी बड़े विषय को छोटे हिस्सों में बांटकर गहराई से समझाना। क्या करना है? क्यों और कैसे पर सबसे अधिक ध्यान देना है। किसी घटना के पीछे के छिपे हुए कारणों और उसके अंतः संबंधों को उजागर करना है। दृष्टिकोण क्या रखना है? डाटा और तर्क का गहराई से प्रयोग करना है। हर जगह चाहे किसी भी प्रकार के उत्तर को लिखें, आपको एग्जाम्पल देना ही देना होगा, अन्यथा आंसर बहुत अच्छा नहीं मिलेगा। अब इसका प्रयोग कैसे करेंगे? अनुप्रयोग तब करेंगे जबकि क्वेश्चन को लिखने लगेंगे। ये बातें दिमाग में आप बिठा लीजिए। हो सकता है कि एक बार में सारी बातें याद भी ना रहे, लेकिन लगातार आप लिखेंगे तो धीरे धीरे बातें स्पष्ट होती चली जाएंगी। इसलिए प्रारंभ में मैंने ये क्लास आपको दे दिया है। फिर देखते हैं स्पष्टीकरण करना, यानी अकाउंट फॉर। इसमें आपको कारण, तरीका पता करना है जिस पर कथन आधारित है और उसको स्पष्ट करके लिखना है। फिर है कि तुलना करना, कंपेयर करना, किसी एक विषय के संबंध में उसके खूबी और कमियों को दिखाते हुए समानता और असमानता को दिखाना है। कंप्लीट हो जाएगा। क्या करना है? तुलनात्मक अध्ययन करना है। तुलना करना है, दो विषय में तुलना करना है कि क्या सही है, क्या गलत है, या क्या समान है, क्या असमान है। अगर कहा दिया जाए
कि गुण और दोष का तुलनात्मक अध्ययन करें, गोरे और काले का तुलनात्मक अध्ययन करें, दो राजाओं के मध्य का तुलनात्मक अध्ययन करें, दो सभ्यताओं के बीच का तुलनात्मक अध्ययन करें, तो फिर यहाँ पर आपको दोनों सभ्यताओं के बारे में लिखना है और बताना है कि क्या दोनों में एक है, क्या दोनों में अलग अलग है। फिर हम एक निश्चित निष्कर्ष प्राप्त करेंगे जो अपने मत के साथ चला जाए। टेल वर्ड हमें इतने ही पढ़ने होते हैं और इतना ही हमें ध्यान में रखना होता है। जो मैं आपको आज क्लास में बता रहा हूं, हो सकता है किसी बच्चे के लिए बहुत भारी हो, बहुत भारी लगेगा कि कुछ समझ नहीं आ रहा है, बड़ा बोर हो रहा है। शुरुआत के दिनों में तो बड़ा मजा आ रहा था कि मानव के विकास क्रम को पढ़ रहे हैं, बड़ा मजा आ रहा था। कहाँ से ये आ गया, टेल वर्ड वाला क्या चैप्टर है, कहाँ क्या करें भाई, बड़ा भारी। आप परेशान मत होइएगा, ये आपके लिए अमृत के समान है, यह आपके लिए ताला खोलने की मास्टर की है। जब आप मुख्य परीक्षा लिखने जाएंगे तो इस मास्टर की के बगैर आप मुख्य परीक्षा अच्छा नहीं लिख पाएंगे। और मुख्य परीक्षा आप देंगे कि नहीं देंगे ये तो नहीं पता, लेकिन ये तो पता है मुझे कि मैं 500 क्वेश्चन आपसे लिखवाने जा रहा हूँ। इसलिए शुरुआत में ही बता दिया गया। प्रतिज्ञा बैच 1 के बच्चों को काफ़ी देर में जाकर के यह पता चला था कि मुझे असल में दिक्कत क्या हो रही। मुझे पता चल गया तो मैंने आपको पहले ही दे दिया। ठीक है जी, मैं चैट अभी नहीं देख पा रहा हूँ, इसलिए मैं कंफर्म नहीं कर पाऊंगा कि आपने सही समझा या नहीं। मुझे चैट अपना करके बता देंगे। अब प्रश्न यह आते हैं उसके संदर्भ में कि प्रश्न यह है जो आपको दिया गया है लिखने के लिए कि इतिहास के विकास को भूगोल किस प्रकार प्रभावित करता है। क्या आप मानते हैं कि मानव का विकास क्रम भौगोलिक नियतिवाद का शिकार है? अब इसमें हम क्या करेंगे, इसका अगर फ्रेम बनाने की कोशिश करें तो क्या करेंगे, फ्रेम यहां पर बनाएंगे कि यहां पर कि क्या क्वेश्चन में देख लूं क्या लिखा हुआ है, इतिहास के विकास को भूगोल किस प्रकार प्रभावित करता है। अगर यहां पर हम लिखें तो यहां पर हमें फ्रेम बना के लिखना पड़ेगा। भूमिका पहला भाग होगा, या 3 से 4 लाइन में इसे हम लिखेंगे। उत्तर का मुख्य भाग क्या है, उत्तर का मुख्य भाग, उत्तर का मुख्य भाग। अब ये हमें समझना बहुत जरूरी है कि आंसर का मेन पॉइंट क्या है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि यह उत्तर कितने भागों में विभाजित है, यह उत्तर हमें किस डायरेक्शन में ले जाना होगा। तो प्रश्न को बार बार पढ़ करके ऐसे डायरेक्शन को प्राप्त कर सकते हैं। पूछा जा रहा है 2 भागों में प्रश्न यहां पर विभाजित है, मैंने समझ लिया है, आपको समझना बाकी है। 2 भागों में विभाजित है। पहला है इतिहास के विकास को भूगोल किस प्रकार प्रभावित करता है। पहला पार्ट जो हो गया यह हो जाएगा। फिर दूसरा पार्ट हो गया कि क्या आप मानते हैं कि मानव का विकास क्रम भौगोलिक नियतिवाद का शिकार है। यह आपका दूसरा पार्ट हो गया। यानी नंबर इसी दोनों पार्ट में छुपा हुआ है। इस दोनों पार्ट को हम जितने अच्छे तरीके से लिख पाएंगे उतना अच्छा नंबर हमें प्राप्त हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि मुख्य परीक्षा के उत्तर लेखन को अगर हम शुरू करें तो पहले भूमिका को लिखेंगे, फिर मुख्य भाग को लिखेंगे। ये मेन पार्ट क्या है यहां मेन पार्ट में, तो यहां लिख देंगे मुख्य भाग में कि यहां क्या कह रहा है कि किस प्रकार भूगोल प्रभावित करता है इतिहास के विकास को। यहां पहला भाग जो इसका हो जाएगा इतिहास के विकास को, यहां लिख देंगे इतिहास के विकास को भूगोल किस प्रकार से प्रभावित करता है, किस प्रकार से प्रभावित करता है। बहुत सारे तर्क कर देंगे, प्रभावित करता है। और यहां पर क्या होंगे, उदाहरण सहित तर्क देना होगा। उदाहरण चाहिए, हर जगह चाहिए। दूसरा क्या कहा, क्या भौगोलिक नियतिवाद अनिवार्य है। और यहां पर करना होगा अपना विचार व्यक्त करना, अपना विचार दें उदाहरण सहित अपना विचार देंगे। हो गया, आंसर यही है, यही नंबर छुपे हुए।
कंक्लूड कर देंगे, लास्ट में लिख देंगे। तीसरा भाग यहां पर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, निष्कर्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निष्कर्ष हो जाएगा, कंक्लूजन हो जाएगा। ये भी हमारा 3 से 4 लाइन में कंप्लीट होगा। ये भी 3 से 4 लाइन है, ये भी 3 से 4 लाइन है। बीच में जो पॉइंट्स होंगे, मुख्य पॉइंट यही होंगे, ध्यान रखना होता है ये पॉइंट मिस ना करें। जैसे कि आंसर 2 भागों में विभाजित है ना, पहला भाग हो गया और दूसरा भाग हो गया। अगर आप इस पर अधिक लिख देते हैं, इस पर कम लिख देते हैं, नंबर कटेगा। या आप केवल यही लिखते हैं, ये नहीं लिखते हैं, इस बात पर प्रकाश नहीं डालते हैं, तो आधा ही नंबर आएगा। एकदम क्लियर कट है, बहुत इसमें दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं। तो जब भी हम उत्तर लिखने की शुरुआत करेंगे, कल परसों तरसों जब से भी शुरुआत होगी, उस दौरान इन बातों का ख्याल जरूर रखेंगे। कोई भी उत्तर लिखें उससे पहले इस प्रकार से उसको विभाजित करें। अगर आप विभाजन करने में सफल हुए तो मान के चले कि आपका आंसर राइट डायरेक्शन में जाएगा, राइट डायरेक्शन में आपका आंसर जरूर चला जाएगा और एक औसत मार्क्स जरूर लेके आएगा। अभी मैं इंटरव्यू प्रोग्राम चला रहा था RWA में ही, एक बच्चे को मैंने देखा, नाम लेना ठीक नहीं रहेगा, एक बच्चे को मैंने देखा कि वह औसत दर्जे का ही लिख पाता है। बहुत हाई स्टैंडर्ड उसने कभी भी आंसर नहीं लिखा, लेकिन बहुत लो स्टैंडर्ड भी कभी नहीं गया। औसत एवरेज लेवल पर उसने लिखा। खासियत यह रही कि सभी प्रश्नों के उत्तर लिखे गए। इसका परिणाम क्या हुआ कि अभी वह इंटरव्यू फेस कर रहा है। तो एवरेज भी अगर हम लिखते हैं, सही डायरेक्शन में भी लिखते हैं, तो आंसर नंबर ले आता है इतना जितना आप क्वालिफाई करने के लिए पर्याप्त होता है, जितना आपके क्वालिफाई करने के लिए पर्याप्त होता है। तो क्या करेंगे यहां पर, भूमिका कैसे लिखेंगे थोड़ा वह भी दिखा देते हैं। ये डायरेक्शन हो गया, आशा करता हूं कि ये डायरेक्शन समझा होगा। और यह डायरेक्शन आपको हर प्रश्न में इसी तरह से लागू करना है। पहले प्रश्न को 2-3 बार पढ़ना है, 2-3 बार पढ़ करके उसकी डिमांड को समझना है, उत्तर के मुख्य भाग को समझना है, फिर प्रश्न की मांग को समझते हुए भूमिका लिखना है, और जो लिख दिया है उसके लिए निष्कर्ष लिख देना है। आंसर पूरा हो जाएगा। प्रयास करेंगे जितने शब्दों में लिखने के लिए कहा गया है उतने ही शब्दों में लिखें। थोड़ा बहुत शब्द बढ़ जाएगा तो मैं यहाँ पर आपको कुछ नहीं कहूँगा, अभी आप सीधा प्रयास करिए कि लिखते जाएंगे। ठीक है, यहाँ लिखेंगे इतिहास का विकास। अगर हम भूमिका लिखने की शुरुआत करें तो ऐसे शुरुआत कर सकते हैं, इतिहास का विकास। इतिहास के विकास का चरण काफी लंबा होता है, काफी लंबा होता है, जिसमें है काफी लंबा होता है। इस विकास को अनेक जलवायविक एवं भौगोलिक परिस्थितियों द्वारा प्रभावित होना पड़ता है। जलवायविक परिवर्तन तथा भौगोलिक परिस्थितियों से प्रभावित होना पड़ता है। हालांकि मनुष्य ने अपने विकास क्रम में भौगोलिक जटिलताओं पर काबू करते हुए भौगोलिक नियतिवाद पर विजय प्राप्त करने में सफलता पाई है। जिन्हें निम्न रूपेण देखा जा सकता है, या जिन्हें
निम्न बिंदुओं के साथ समझा जा सकता है, बिंदुओं के साथ समझा जा सकता है, जिन्हें निम्न बिंदुओं के साथ समझा जा सकता है। क्या लिखा हमने? जस्ट भूमिका लिखा, कुछ नहीं लिखा इसमें, सिर्फ वही लिखा जो प्रश्न ने कहा था, उसी को अपने शब्दों में बदल करके लिखा, ताकि परीक्षक को यह पता चल जाए कि हम क्या लिखने जा रहे हैं। अब हमने लास्ट में उसको कंक्लूड कर दिया, ये कह दिया, ये बात मैंने समझ लिया है प्रश्न की मांग को, अब मैं शिफ्ट कर रहा हूं ताकि आपको बता पाऊं कि किस प्रकार से भौगोलिक नियतिवाद इतिहास के विकास को प्रभावित करता है। हमारे शब्द क्लियर होने चाहिए, एक दूसरे से जुड़े हुए होने चाहिए, सारगर्भित होने चाहिए, टू द पॉइंट होने चाहिए। इसलिए मैं पहला आंसर आपको लिख के दिखा रहा हूं रैंडमली। आंसर लिखने के कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन अगर इस तरीके को भी फॉलो करते हैं तो मोर देन सफिशिएंट आपका आंसर नंबर ला करके दे देगा। अब क्या करना है? भूमिका का पार्ट हो गया। अब दूसरे पार्ट में एंट्री करेंगे जो उत्तर का मुख्य भाग होगा, और ध्यान रखेंगे उत्तर का मुख्य भाग दो भागों में विभाजित है। पहला कि भौगोलिक जटिलता कैसे इतिहास को प्रभावित करता है, दूसरा है कि क्या भौगोलिक नियतिवाद ही मानव के विकास को या इतिहास के विकास को प्रभावित करता है। एक बार मैं फिर से पढ़ता हूं, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। इतिहास के विकास का चरण काफी लंबा होता है। इस विकास को अनेक जलवायु परिवर्तन तथा भौगोलिक परिस्थितियों से प्रभावित होना पड़ता है। हालांकि मनुष्य ने अपने विकास क्रम में भौगोलिक जटिलताओं पर काबू करते हुए भौगोलिक नियतिवाद पर विजय प्राप्त करने में सफलता पाई है, जिन्हें हम निम्नलिखित बिंदुओं के साथ समझ सकते हैं। यहां पर देखेंगे कि इतिहास के विकास पर भौगोलिक प्रभाव, इसको हम क्या कहते हैं? अगर इस टाइप से लिखते हैं, इसको हम कहते हैं माइंड मैप बनाना। मुख्य परीक्षा के उत्तर में कहानी लिखने की गुंजाइश नहीं होती है, छोटे क्वेश्चन लिखने होते हैं, बहुत कहानी हमें नहीं लिखना चाहिए। उसके जगह हमें डायग्राम का प्रयोग करना चाहिए। डायग्राम कैसे बनेगा? तो उन्हीं तथ्यों को हम बिंदुवार प्रदर्शित कर देंगे तो डायग्राम स्पष्ट हो जाएगा। जैसे मैं लिख रहा हूं, क्या लिखा? पहला भाग था इतिहास के विकास पर भौगोलिक प्रभाव। क्या कहते हैं कि भौगोलिक आकृतियां मानव के विकास को प्रभावित करती है, लेकिन इतना हम नहीं लिखेंगे, प्रभावित करती है। और यहां लिखेंगे उदाहरण, एग्जाम्पल। यहां एग्जाम्पल देना है, पहाड़ों का जीवन जटिल होना, संसाधनों के अभाव के कारण जनसंख्या गहन जनसंख्या का नहीं होना या बहुत अधिक जनसंख्या का नहीं होना, जनसंख्या का कम होना एक भौगोलिक जटिलता है। पहाड़ है, वहां का जीवन सरल नहीं है, तो स्वाभाविक है वहां पर उतनी जनसंख्या नहीं होगी जितना कि मैदानी इलाके में होगा। दूसरा हम पॉइंट डाल सकते हैं इसी के साथ। पहला हमने पॉइंट डाला, दूसरा हमने पॉइंट डाला मैदानों में जीवनोपयोगी वस्तुओं की प्रचुरता होना, फलतः जीवनोपयोगी वस्तुओं की होना, फलतः गहन जनसंख्या पाया जाना, अधिक उत्पादन होना, आर्थिक गतिविधि अधिक होना। और यहां हम ले सकते हैं उदाहरण हम ले सकते हैं यहां पर गंगा घाटी का मैदान।
गंगा घाटी का मैदान हो जाएगा। फिर हम देखते हैं कि बर्फीले इलाके में जीवन की दुरूहता से विकास का प्रभावित होना ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है भौगोलिक जटिलता है। और भी इसमें पॉइंट डाल सकते हैं, जैसे रेगिस्तान के क्षेत्र में उदाहरण भी दे सकते हैं, कोई परिणाम दिक्कत नहीं है। हमने क्या कर दिया, पूरा टेक्स्ट नहीं लिखा, हमने सिर्फ टू द पॉइंट लिख दिया और वही हमारे लिए काम हो जाए। इसको हम कहते हैं माइंड मैप के थ्रू लिखना, पॉइंट टू पॉइंट लिखना, जिसको कहेंगे टू द पॉइंट लिखना। फिर दूसरे पॉइंट पर आएंगे कि इतिहास के विकास पर भौगोलिक प्रभाव की क्या यहां पर क्वेश्चन पूछा, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं ताकि भाषा क्लियर हो सके। कि मानव का विकास क्रम भौगोलिक नियतिवाद का शिकार है क्या? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या मानव का विकास क्रम भौगोलिक नियतिवाद का शिकार है? क्या मानव का विकास क्रम भौगोलिक नियतिवाद का शिकार है? नियतिवाद का शिकार है। यहां इसको भी हम बनाएंगे एक माइंड मैप का दायरा और यहां लिखना शुरू करेंगे कुछ हद तक है भी, लेकिन पूर्णतः सत्य नहीं है। पूर्णतः सत्य नहीं है क्योंकि मानव अनेक विधियों से अपने विकास के समक्ष आने वाली बाधाओं को दूर कर विकास के पथ पर आगे बढ़ता है। को दूर कर विकास के पथ पर अग्रसर होता रहा है। उदाहरण लेंगे, उदाहरण मानव खाद्यान्न भोजन पानी की खोज में मानव द्वारा उचित आवास भोजन पानी की खोज में निरंतर माइग्रेशन करना। निरंतर क्या करना? प्रवासन का मतलब माइग्रेशन होता है। माइग्रेशन करना हमने पढ़ा था, एक भी लाइन मैंने बाहर से लिया ही नहीं, जो आपको किताब में लिखाया गया है उतना ही तो मैंने दिया है, एक्स्ट्रा मैंने कुछ नहीं दिया है। कि मानव द्वारा उचित आवास भोजन पानी की खोज में निरंतर प्रवासन करना, जलवायु परिस्थितियों के हिसाब से खुद को अनुकूलित कर लेना, ऐसा कह सकते हैं कि जलवायु परिस्थितियों के हिसाब से खुद को अनुकूलित कर लेना, तकनीकी का विकास करना, इत्यादि। तकनीकी विकास करना इत्यादि हो सकता है। इतना ही तो हमें पॉइंट लिखना है। जब भी आप आंसर लिखेंगे इन बातों का ख्याल रखें कि आंसर लिखना कैसे है। मैंने आज समय दिया है आपको, इसलिए दिया है कि आगे जब सप्ताह में आपका आंसर आता रहेगा तो आपका डायरेक्शन मिस नहीं होना चाहिए। आंसर का डायरेक्शन गलत होगा, इसका मतलब है कि आप नहीं समझ पा रहे बातों को। ये एक फाउंडेशन बैच है, इसमें छोटी छोटी बातों पर हम ध्यान देके चलते हैं, इसलिए आज ये डिस्कशन हो जाएगा, फिर कभी डिस्कशन इस पर नहीं करेंगे।
जब भी आपको कोई डाउट होगा आप क्लास नंबर 5 को देखिए। ठीक है, अब क्या डालते हैं, इतना ही काफी है। इसके बाद डालते हैं निष्कर्ष। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि इतिहास के विकास में भूगोल का प्रभाव तो रहा है, प्रभाव तो स्पष्ट रहा है, प्रभाव तो स्पष्ट रहा है, लेकिन मानव का विकास भौगोलिक नियतिवाद से परे रहा है, क्योंकि मानव ने तकनीकी प्रगति द्वारा इन प्राकृतिक जटिलताओं पर विजय प्राप्त करने की हर संभव कोशिश की है। प्राकृतिक जटिलताओं पर विजय प्राप्त करने की हर संभव कोशिश जारी रखी है। आंसर क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि इतिहास के विकास में भूगोल का प्रभाव तो स्पष्ट रहा है, लेकिन मानव का विकास भौगोलिक नियतिवाद से परे रहा है, क्योंकि मानव ने तकनीकी प्रगति द्वारा इन प्राकृतिक जटिलताओं पर विजय प्राप्त करने की हर संभव कोशिश जारी रखी है। शब्द मैंने क्यों डाला, ऐसा नहीं कि प्राकृतिक जटिलताओं पर विजय प्राप्त कर लिए, अभी भी प्राकृतिक जटिलताएं हैं और उस पर मानव विजय प्राप्त कर रहा है और अपने आप को विकसित कर रहा है, निरंतर आगे बढ़ा रहा है। यह था आज के क्लास का मुख्य बिंदु। अब मैं आपके सामने मंडे को हाजिर होऊंगा। इन द बिटवीन आज मैंने आपका चैट नहीं देखा। इन द बिटवीन अगर कोई दिक्कत होती है तो मुझे, जैसे 2 दिन का समय है सैटरडे संडे, तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप से आप जुड़ चुके होंगे, नहीं जुड़े होंगे तो आपका जहाँ कोर्स दिखाई देता है वहीं पर एक टेलीग्राम लिंक भी रहता है, वहाँ जाकर के आप ज्वाइन कर लीजिएगा, क्लास आपको मिल जाएगी। PDF में अपलोड करवा देता हूँ। 1-2 बार अगर समझ में बात नहीं आई होगी तो 1-2 बार लिखिए, और बातें और समझ में तब आएगी जब आप मुख्य परीक्षा के उत्तर को लिखते जाएंगे। आज मैंने ब्रेक लेकर के, यानी बीच में जो चल रहा था सोर्स ऑफ हिस्ट्री, उसको रोक करके मैंने यह इसलिए दे दिया क्योंकि सोर्स ऑफ हिस्ट्री वाले भाग में ही बहुत सारे क्वेश्चन अभी लिखे जाने, तो फिर दिक्कत हो जाती। अब 2 दिन की छुट्टी आपकी रहेगी तो आप इसका रिवीजन कर लीजिएगा, अच्छे से तैयार रहिए और पूरा मन को मजबूत करके बताइए, अपने आप को समझाइए कि हर हालत में मुझे 2026 का प्रारंभिक परीक्षा निकालना है, हर हालत में एग्जाम निकाल करके ही रहेंगे, यह आपको निर्धारित करना है। ठीक है जी, तो आपके लिए यहां लिख देते हैं द एंड। फिर मैं मिलता हूं मंडे को, सोमवार को मिलता हूं, फिर क्लास की जैसे चल रहा है वैसे चलता रहेगा। देखो द एंड यहां नहीं, ध्यान रखिएगा, द एंड यहां लिखेंगे तो दिक्कत ये हो जाएगी, यहां जो हमने ये वाला लिखा हुआ था ये फिर छूट जाएगा। यहां पर भी तो हमने लिखा हुआ था ना, यहां लिख देते हैं द एंड, ज्यादा बढ़िया होगा, लास्ट वाला पॉइंट होगा ये, यहां मैं लिख देता हूं द एंड। ठीक है बच्चे, मिलता हूं मंडे को, मंडे की क्लास में। कोई डाउट होता है तो आप कभी भी टेलीग्राम पर पूछ सकते हैं। मेरे क्लास से संदर्भित कोई डाउट होता है तो कभी भी पूछिए, दूसरा डाउट तो शायद उतना देखना संभव नहीं होता है। मिलता हूं मैं मंडे की क्लास में। बाय एंड टेक केयर।